हेलो एवरीवन। 27 फरवरी फिर से बहुत उथल पुथल वाला रहा। बहुत सारी चीजें घटित हुई और आज के इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे वन बाय वन थ्रू एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन द करंट अफेयर ऑफ 27 फरवरी। चलते हैं, सबसे पहला देखते हैं हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज, 7th एडिशन ऑफ इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन जापान और इंडिया के बीच होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। हर एक साल ये ऑकर होता है। तो इसमें क्वेश्चन यही आया कि धर्मा गार्डियन की 7वीं संस्करण फरवरी 2026 में कहाँ आयोजित हो रही है, की गई है। तो अभी जो धर्मा गार्डियन चल रहा है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चौबटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड, उमरोई मेघालय, बकलो हिमाचल प्रदेश और पोखरन राजस्थान। गेस करते हैं कौन सा होगा। तो इसका आंसर है चौबटिया। चौबटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड। उत्तराखंड के चौबटिया में हर एक साल आयोजित होने वाला धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो जापान और इंडिया के बीच में होता है, फिर से आयोजित हो रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन, ये एनुअल एक्सरसाइज है, अल्टरनेटिंग एक्सरसाइज है। इसका मतलब एक साल ये इंडिया में होता है, दूसरे साल ये जापान में होता है। सबसे पहले 2018 में मिजोरम में कंडक्ट हुआ था। अभी इसका जो छठा एडिशन था वो जापान में ईस्ट फ्यूजी एरिया में कंडक्ट हुआ है। यहाँ खास बात यह है कि हम जापान के साथ और भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिमेक्स है। जिमेक्स नेवी के लिए है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज याद रखना है। वीर गार्डियन एयरफोर्स का है, और एक मालाबार जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें जापान भी पार्टिसिपेट करता है अन्य देशों के साथ में। तो कुछ एक्सरसाइज हर साल होते हैं और इनको हमें दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। 7वां संस्करण था, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के चौबटिया में हुआ है और बहुत कम लोग इसमें शामिल हुए। दोनों देशों के लगभग 120 सैनिक भाग लेते हैं। टोटल 120 सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंटर ऑपरेबिलिटी डेवलप करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। जापान देखो अलग तरह का कंट्री है और वहां पे टेम्परेचर कम है, डिस्पाइट दैट दे आर एबल टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस। तो वो सारी चीजें हम लोग इंडिया में सीख सकते हैं और इससे भी सीखने को बहुत कुछ है। तो इनसे चीजें आपस में एक्सरसाइज करने से हमारी इफिशियंसी बढ़ती चली जाती है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन एक्सरसाइज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेशनल प्रोटीन डे, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो देखो, यू नो वेरी वेल, प्रोटीन इज एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बिना इसके हमारे बॉडी के टिश्यू या फिर हमारे जो सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है और प्रोटीन की कमी से बहुत सारे डिजीज भी हो जाते हैं। तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इनटेक ऑफ प्रोटीन एवरी ईयर, अब कौन सा दिन है? 27 फरवरी, 26 फरवरी, 28 फरवरी या मार्च 1? तो ये तारीख है 27 मार्च। 27 मार्च को हर एक साल प्रोटीन डे सेलिब्रेट होता है, जिससे लोगों को बताया जाए कि एटलीस्ट कम से कम इतना प्रोटीन तो जरूर लें ताकि हमारे बॉडी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाए। अब आते हैं प्रोटीन के बारे में कुछ और थोड़ा जान लें कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी, जैसे दालें हैं, चना, पनीर, सोयाबीन, नट्स और अंडा, चिकन, मांस, मछली आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा प्रोटीन डे के बारे में भी जाने कि देखो, प्रोटीन डे जो था इसको हम लोगों ने शुरू नहीं किया, बल्कि प्रोटीन डे को शुरू करने वाली संस्था एक अमेरिकन संस्था है, यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल जिसको कहते हैं, USSEC। यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल, इसी ने इसको पहले स्टार्ट किया था, बाद में इसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया गया और हम इसी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल प्रोटीन डे जो मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 27 फरवरी को एवरी ईयर, और हम भी इसमें नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस बार का जो प्रोटीन डे था इसका ये 25 का है। 25 का था राइट वे टू प्रोटीन का,
और इस साल भी हमने प्रोटीन के बारे में बहुत डिटेल लोगों के साथ जो है अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाया है। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2026 को 24 फरवरी 2026 को प्लेटिनम जुबली 75वें स्थापना दिवस समारोह शुरू करने वाली संस्था कौन सी है, जिसे मनसुख मंडविया ने संबोधित किया। तो देखो विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 75वां भी अपना जो है वो स्थापना दिवस मनाया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वाले पर भी पूछे जाते हैं और ये सब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यू कैन सी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो अभी जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ESIC है, जिसने रिसेंटली अपना 75th जो है वो ईयर बनाया है, कमेंस किया है, फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। और यहीं पे मनसुख मांडविया है जिन्होंने इसको मिनिस्टर हैं और इन्होंने इसको एक तरह से इनॉग्रेट किया और ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, चलो आते हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया और यहीं पे ESIC 75 आया है। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस काउंसिल है और ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको, कॉर्पोरेशन है, उनको ये इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाम बस याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, एक MOU साइन हुआ है। द MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन एनवायरमेंट कॉर्पोरेशन वाज साइंड ऑन 25 फरवरी 2006। और इसको किसने साइन किया है? देखो साइन करना तो बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे नेपाल के साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक साथ आ रहे हैं और दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर नेपाल हमारे साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में साथ रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो अपने नॉर्दर्न पार्ट के जो इकोसिस्टम है उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। खासकर जो स्पेसीज होते हैं वो इंडिया से निकलकर नेपाल में चले जाते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि इसको किसने किया है। तो यहाँ पर जो है ये इसमें जो है हाँ भूपेंद्र यादव और माधव प्रसाद चौलागाई। तो हमारे जो भूपेंद्र यादव हैं यही जो है वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं, तो इन्होंने ही इस पर साइन किया है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अब वो कि नेपाल के साथ, जैसे हम कहें कि नेपाल के साथ किस तरह से हमारे पर्यावरण संरक्षण को फायदा मिलता है, तो आप देखो ये पूरा नेपाल की टेरिटरी है और अगर नेपाल की टेरिटरी को देखें तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य मिलते हैं, कुछ इस तरह से नेपाल की पूरी सीमा है। तो एक तरफ इसके उत्तराखंड है, यूके है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ता है, यहाँ पे बिहार है, उसके बाद जो सीमा आती है वो वेस्ट बंगाल की आती है और फाइनली थोड़ा सा एरिया सिक्किम का कवर करता है। लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा हम लोग इसके साथ साझा करते हैं और यहाँ पर एक लाइन से पूरा का पूरा नेशनल पार्क बना हुआ है और वो सारे नेशनल पार्क नेपाल के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर यूके में देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो यहाँ पे राजा जी दिखेगा, यहीं पे जिम कॉर्बेट है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, इसके आसपास लखीमपुर खीरी है। बिहार में हम आते हैं तो यहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वेस्ट बंगाल में ऊपर जालदापारा, गोरुमारा और बुक्सा नेशनल पार्क है। तो इस तरह से, और इधर सिक्किम में कांचनजुंगा है। तो इस तरह से जब जानवर हैं इन नेशनल पार्क से निकलते हैं तो चले जाते हैं वो घूमते हुए नेपाल के साइड में, और अगर नेपाल में भी ये वेल प्रोटेक्टेड होंगे तो कुल मिला के इनका आवागमन, इनका जो है वो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और आजकल जो समस्या जैसे हैबिटाट लॉस की आ रही है या फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटाट की आ रही है, ये सब चीजें नहीं होंगी और उनको एक सेफ पैसेज मिलेगा। तो नेपाल सरकार के भी यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे रॉयल बर्डिया नेशनल पार्क है, इसी तरह से रॉयल बर्डिया, एक दो और नेशनल, हाँ रारा नेशनल पार्क है, इसी तरह से होकुसुंडो नेशनल पार्क है। तो इन सब नेशनल पार्क से जुड़ता हुआ एक तरह से हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं नेपाल के साथ मिलकर, जिसका फायदा इन फ्यूचर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आओ आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये रिलेटेड है RON
RON 95 से, RON 95 से। ऑक्टेन नंबर है ये, ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड है ये। कि क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम विच डेट डिड द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस मैंडेट नेशन वाइड सेल ऑफ E20 पेट्रोल विथ मिनिमम RON 95। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने न्यूनतम RON 95 वाले E20 पेट्रोल की बिक्री को देशव्यापी बिक्री कब से अनिवार्य किया है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अब जो तारीख इसमें यह है 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 जनवरी, 27 फरवरी। तो डेट है 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 इथेनॉल 20 मतलब 20% इथेनॉल मिक्स होगा, और साथ में उसका जो ऑक्टेन वैल्यू है, ऑक्टेन वैल्यू मतलब बहुत अच्छे वाले पेट्रोल के लिए ऑक्टेन वैल्यू यूज होता है। इसमें पेट्रोल का जो पूरा कंपनसेशन है, मतलब वो जलता है, वो बहुत अधिक तापमान पे जलता है, प्रेशर को टॉलरेट करता है और उससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो जो अगला पेट्रोल होगा उसमें RON 95 होगा, इसका मतलब वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है, इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। हाई ग्रेड पेट्रोल है और इसकी जो इंजन नॉकिंग रिसर्च ऑक्टेन नंबर कहते हैं 95। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल की इफिशियंसी उतनी अच्छी होगी और वो उतना कम पॉल्यूटेंट होता है। तो अगर वो कम पॉल्यूटेंट है तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। अगर उसमें E20 इथेनॉल 20 का ब्लेंडिंग करते हैं तो सस्ता होने की संभावना है, डिपेंडेंसी विदेशों पर कम होगी। कुल मिला के हमारे यहाँ जो गन्ने की खोई वगैरह से इथेनॉल बनाए जा रहे हैं उनका यूज हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरह से तो एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास हो रहा है, और इसी में आयात को कम करना, प्रदूषण के नियंत्रण और किसानों को समर्थन देने के उद्देश्य, तीनों को अगर हम रखें तो ये पूरा प्रोजेक्ट आया है। E20 मतलब इथेनॉल ब्लेंड है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और इसमें जो RON है रिसर्च ऑक्टेन नंबर वो 95 रहेगा। तो बहुत अच्छा ये निकल के आ रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल और कम हो सकता है, उसका इमिशन और उससे कम हो सकता है, और कुल मिला के हो सकता है कि उसका दाम भी घटे। अब एक उससे भी बड़ा न्यूज है, वो है 6G से रिलेटेड कि इन फरवरी 2026 टेलीकम्युनिकेशन सेंटर साइंड एंड MOU with which institution to collaborate on 6G architecture, AI based EMF monitoring and next generation telecom technology। तो सीधा हिंदी में भी है कि फरवरी 2026 में दूर संचार इंजीनियरिंग सेक्टर में 6G आर्किटेक्चर के लिए अगली पीढ़ी के जो है दूर संचार तकनीकों के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे। राइट आंसर इज IIT खड़गपुर। यहाँ पे दो चीजें खास हो जा रही हैं। तो समझौता IIT खड़गपुर के साथ मिलकर अपना जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर है ये काम करना शुरू कर चुका है, और इन दोनों के साथ मिलकर इन फ्यूचर हम भी 6G के रेस में आएंगे। अब 6G क्या है थोड़ा इसको देख लेते हैं कि देखो 6G नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होने वाली है। अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो 5G है। तो 5G नो डाउट बहुत एडवांस है, हाई स्पीड है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है, बट 6G इससे बहुत ज्यादा एडवांस होगा। कितना एडवांस होगा? तो अगर हम स्पीड को देखें तो 5G का स्पीड जो जाता है वो 20 Gbps है, गीगाबाइट पर सेकेंड है। जैसे एक बहुत अच्छी HD मूवी अगर आप देखते हो तो वो 1-2 GB की होती है। तो अगर हम 5G में भी रहे तो हमारा पूरा का पूरा 1-2 GB का मूवी मुश्किल से 5 से 7 मिनट में डाउनलोड हो सकता है। लेकिन अगर हम 6G पे चले गए तो 6G का स्पीड होता है अप टू 1 TBps, टेराबाइट पर सेकेंड, मतलब लगभग 1000 Gbps होगा। मतलब एक मूवी जो कि 2 GB 5 GB की होती है वो पलक झपकते डाउनलोड हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी। तो दैट वुड बी अ सुपर फास्ट इरा ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, बहुत अलग ही आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक दुनिया में 6G आ जाएगा, और अभी जितना टाइम लग रहा है
इंटरनेट सर्विसेज को अवेल करने में उसका तो कुछ भी नहीं लगेगा। वो एक तरह से रियल टाइम हो जाएगा, लिटेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी। अभी 1 से 5 मिली सेकेंड का है और वो 1 मिली सेकेंड से भी कम हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज होती है, उसकी 95 से 3 गीगाहर्ट्ज होगी। मतलब वो सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी है जो 2030 तक आ जाएगी और आईआईटी खड़गपुर इसमें सपोर्ट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आईआईटी खड़गपुर और टीईसी टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर। तो ये दोनों का ध्यान में रखना है और इसी के साथ हम लोग 6G को अचीव करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अब और नेक्स्ट करंट अफेयर जुड़ता है हमारा, एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वीमेन बिजनेस एंड द लॉ। वीमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित होता है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट? तो वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP और OECD। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट। यही है उस रिपोर्ट का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है वीमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट। बहुत सारे इसमें इंडिसेस होते हैं। डिटेल में अगर सोशल इश्यू के लिए देख रहे हैं तो डिटेल में तैयार करिए, अदरवाइज ऐसे ही ये चल जाएगा। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि स्टिल महिलाओं के लिए पूरे दुनिया में अभी भी चीजें बहुत अच्छी नहीं है, ये कह रहा है प्रकाशित रिपोर्ट है। और अभी भी 190 देशों का अगर इन्होंने मूल्यांकन किया तो बहुत अच्छे कंडीशंस नहीं आ रहे हैं। अगर हम ग्लोबल एवरेज लीगल फ्रेमवर्क को देखें तो दैट इज जस्ट 67 आउट ऑफ 100, मतलब कि महिलाओं के लिए अभी इसमें 33 का गैप दिखाई पड़ रहा है। इन्फोर्समेंट परसेप्शंस 53 का है, मतलब इसको इन्फोर्स करने में लीगल फ्रेमवर्क में भी है। ओनली 4% वुमेन लिव इन इकोनॉमी विथ नियर फुल्ली लीगल इक्वलिटी। केवल 4% महिलाएं ऐसे वातावरण में रह रही हैं जहां पर लीगल इक्वालिटी दिखाई पड़ता है। कुल मिला के अभी भी जेंडर पैरिटी मतलब लैंगिक समानता डेवलप नहीं हुई है और यही इस रिपोर्ट का थीम है जिस पर इसने एक तरह से ध्यान खींचा है। एक और आया है इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे ने अभी एक अग्रीमेंट किया है जापान की एक इंस्टीट्यूशन से और उस पर 400 मिलियन का लोन लिया है इंडियन रेलवे ने। तो छोटा सा न्यूज है, आ भी सकता है, बस इसको देख लो कि IRFC वो इंडियन रेलवे, SMBC ग्रुप और MUFG जो बैंक के हैं उनके जापान के बैंक है उनके साथ 400 मिलियन का लिया है। अभी अगर कोई एग्जाम होगा तो इट में भी आस्क, बट इतना नहीं है होता है वो। हाँ, ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत BBI है, इसको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। क्या है ये? विच प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय NSE 9 in February 2026 to enable Indian retail investor to trade in US listed stock and other overseas market under the liberalized remittance scheme। तो ये जो पूरा पॉलिसी आया है इसके तहत जो भारतीय खुदरा निवेशक हैं वो US के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? ग्लोबल ट्रेड लिंक, ग्लोबल एक्सेस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर पोर्टल या ओवरसीज इक्विटी हब। तो इसका नाम है ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस यही अभी ग्लोबल एक्सेस है। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है NSE ने और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, और इसके तहत जो है खुदरा निवेशक जो है वो NRI RBI के तहत जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं US के जो है वो इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में अलग से डीमेट की आवश्यकता नहीं होगी, कुल मिला के ट्रांजेक्शन होगा, बेनिफिट उनको मिलेगा। एक और इसी तरह से आया न्यूज कि देखो यहाँ पे 2 न्यूज हैं खास है कि बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है इसका नाम है केम्पेगौड़ा। 25 फरवरी को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके तहत केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के हवाई अड्डे को हवाई कार्गो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ सिखाए जाएंगे। MOU उसने साइन करे हैं किसके साथ? तो फ्रैंकफर्ट है और दुबई एयरपोर्ट है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट,
तो इसी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के साथ उसने साइन किया है। उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह को ये सीखेंगे और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भाई जो है यहाँ पर भी कार्गो फैसिलिटीज इंटरनेशनल लेवल के हो रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट यहीं पर कैंपेगोडा इंटरनेशनल फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के साथ, और यहाँ पे इंडिया कार्गो इंडिया का हो रहा था कॉन्फ्रेंस। अब आते हैं इसी तरह से सबसे आगे चलते हैं हम लोग। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बहुत अच्छा अवार्ड मिला है 2025 में। इसे ग्लोबल ASQ बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड के रूप बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है मंगलुरु एयरपोर्ट को लगातार दूसरे साल। तो मंगलुरु एयरपोर्ट की जो फैसिलिटीज है दैट इज नो डाउट बढ़िया है, इसीलिए ये चीजें आई है। अब आया क्वेश्चन कि भाई ये संस्था किसने इसको दिया है। तो ये जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एंड सीता एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरपोर्ट से रिलेटेड चीजों को देखती है, तो उसने दिया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का बस ये देखना है कि बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है बेंगलुरु एयरपोर्ट, और बाकी जो एयरपोर्ट है बेस्ट अराइवल अवार्ड मिला है। बाकी लखनऊ हैदराबाद वगैरह को भी मिला है, मुंबई दिल्ली डिपार्चर में मिला है। आओ चलते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। नीति आयोग 24 फरवरी को IAS अधिकारी निधि छिब्बर, ये नाम अभी बहुत चर्चा में है। तो अभी नीति आयोग का CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीति आयोग में एक CEO होते हैं जो परमानेंट होते हैं, हालांकि यहाँ पर इनको अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इससे पहले ये नीति आयोग में कौन से पद पर थी, तो इसके पहले ये थी डायरेक्टर जनरल DMEO के पद पर कार्य कर रही थी। निधि छिब्बर का नाम बस याद रखना है कि इन्हें अभी CEO अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का। नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर, ये बस याद रखना है, निधि छिब्बर। निधि नौ से नीति आयोग, तो दोनों तो एकदम मिलता जुलता है, याद ही हो जाएगा। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो 6th जो है एडिशन चल रहा है, उसमें जो टाइटल है वो किस टीम ने जीता है। तो इन द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 विच टीम वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप। तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अभी ओवरऑल चैंपियंस टाइटल जीत लिया है। और ये जो पूरा खेलो इंडिया विंटर हो रहा था ये गुलमर्ग गोल्फ कोर्स जम्मू कश्मीर में था, और यहाँ पर सेना पहले स्थान पर रही, हिमाचल प्रदेश दूसरा, हरियाणा तीसरे पर रहा। और इसका मस्कट CAC स्नो लेपर्ड था, स्नो लेपर्ड इसका मस्कट था। ठीक है, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन स्टेट से है फिर से कि फरवरी 2026 में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा, यहाँ पे याद रखना है मेघालय के मुख्यमंत्री, मेघालय वही शिलोंग वाला, शिलोंग मेघालय, चेरापूंजी मासिनराम जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा ने लगभग 32,000 करोड़ का बजट पेश किया है। और राजकोषीय घाटा कितना हुआ, कुल मिला के राजकोषीय घाटा ऐसे स्टेट को दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो राजकोषीय घाटा है ये लगभग 3.5% का है, मेघालय 3.5%। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर हैं, बट जो मेघालय का दे रहे हैं उनके लिए ये रिलेवेंट हो सकता है। अदरवाइज हमें नेशनल लेवल में बस यही ध्यान रखना है कि कोनार्ड संगमा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मेघालय। तो इस तरह से 27 तारीख वाले में भी हमने बहुत सारी चीजों को देखा। धर्मा गार्डियन हमें मिला और निधि छिब्बर मिली। तो इस तरह से ये भी करेंट में काफी रिलेवेंट है। आने वाले एग्जाम में चाहे PCS हो, SSC हो या RBI का असिस्टेंट का भी एग्जाम आ रहा है, तो ये करंट अफेयर आपको वहां पर काम कर जाएंगे। नोट्स बना लें, ग्रुप पर भी PDF अवेलेबल है, और चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह से अगले करंट अफेयर को हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक्स।